हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। आज हमको नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। इनफैक्ट नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करनी है, थर्ड यूनिट, जो कि है क्रिएटिंग अ कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। मतलब कि अनुकूल अधिगम का वातावरण। किसके लिए? बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो इस यूनिट में हम इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक बच्चा जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, विशेषताओं के बेसिस पर, या फिर क्वालिटीज़ के बेसिस पर, या फिर कुछ अलग अलग एलिमेंट्स के बेसिस पर एक दूसरे से अलग होते हैं। हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से विभिन्न होता है। तो बच्चों को जो अधिगम है, लर्निंग कराने के लिए किस तरीके से अनुकूल वातावरण दिया जाए, इसी चीज़ के बारे में इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। अब बच्चे जो हैं वो कई तरीके से हो सकते हैं। मतलब कि डाइवर्सिटी, कई चीजों के आधार पर बच्चे विविध, मतलब कि बच्चों में विविधता पाई जाती है। या तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो डिसेबल्ड होते हैं, बच्चों में डिसेबिलिटीज पाई जाती हैं। या फिर बहुत सारे बच्चे, मतलब कि ये जो विविधता के आधार पर या फिर डिसेबल्ड एबिलिटी के आधार पर बच्चे अलग अलग होते हैं। बाकी नॉर्मल चाइल्ड्स भी होते हैं, नॉर्मल बच्चे भी होते हैं। तो हर एक तरीके का बच्चे का इंक्लूजन किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से समावेशन करके इनको क्लास का वातावरण दिया जाए, इन्हीं सब चीज के बारे में इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वो किस वजह से होते हैं? दो चीज की वजह से होते हैं। एक आनुवंशिकता की वजह से होता है, एक हेरिडिटी की वजह से होता है, और दूसरा एनवायरनमेंट की वजह से होता है। ये एक फेमस आपकी डेफिनेशन है वुडवर्थ के द्वारा। वुडवर्थ ने बोला था कि बच्चों का जो विकास है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक आनुवंशिकता पर, एक वातावरण है पर, जो कि ऑलमोस्ट अभी भी इसी पे डिबेट वगैरह चलती रहती है। पर फिर भी आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका नेचुरली ऐसा ही होता है। ठीक है। हेरिडिटी के बेसिस पे जो भी बच्चों के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, या फिर हेरिडिटी के बेसिस पर बच्चे जो कुछ भी लर्निंग करते हैं, या फिर जो भी उनका विकास होता है, वो तो किसी तरीके से कोई चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि वो हेरिडिटी उनको जीन्स से जो मिला है उसमें कोई चेंज नहीं लाया जा सकता है। लेकिन जैसा इन्वायरमेंट बच्चे को मिलता है, उस तरीके से बच्चे की जो लर्निंग है, अधिगम है, वो प्रभावित होते हैं। अगर उनको अच्छा वातावरण मिलेगा, पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलेगा, तो उनकी लर्निंग जो है वो एडवांटेज उनको मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा। लेकिन अगर उनका वातावरण बेकार है, या फिर हर तरीके में उनको ठीक तरीके से ना उनका मोरल डेवलपमेंट हो रहा पा रहा है, ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो पा रहा है, तो ये सब चीजें क्या कर रही है, वातावरण ऐसा क्रिएट कर रही है जिससे बच्चे के लिए सीखने में सिर्फ एडवांटेज की जगह डिसएडवांटेज ही होता जा रहा है। मतलब बच्चे का जो सीखना है वो गलत तरीके से प्रभावित हो रहा है। ठीक है। तो इतना तो हमको समझ में आ गया कि जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, वो बच्चे के सीखने को प्रभावित करता है। मतलब कि हमको क्लास का एनवायरनमेंट इस तरीके से बनाना है जिससे कि जिस भी टाइप के बच्चे हों, चाहे वो विविधता के आधार पर उनमें विविधताएं पाई जाएं, या फिर उनके अंदर सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड का, मतलब जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है, इन सब चीज़ों के आधार पर जो वातावरण उनका अलग अलग है, तो इन सब चीज़ों की जो सीखना है वो सारी चीजें प्रभावित करें इन सब तरीके के जो बच्चे हैं, इन सब को कैसे इस तरीके का अनुकूल वातावरण दिया जा सके जिससे कि वो सीख सकें, यही हमको देखना है। ठीक है। तो अब हमने क्या बात की कि एनवायरनमेंट बच्चे के सीखने को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। अच्छा मिला तो उससे उनके सीखने को लाभ मिलेगा, अगर बुरा वातावरण मिल रहा है तो उससे उनका सीखना जो है वो डाउन होता चला जाएगा। तो टीचर जो है वो बच्चे के सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं ला सकती है। अगर बच्चे की सामाजिक आर्थिक स्थिति का जो वातावरण है वो ठीक तरीके से नहीं है, बेचारा गरीब है, या फिर उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है पढ़ने के लिए, तो फिर वो कोई चेंज नहीं ला सकती है टीचर। उसके सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को तो नहीं चेंज कर सकती है, उसके परिवार का जो वातावरण है उसको भी टीचर किसी तरीके से नहीं चेंज कर सकती है। लेकिन अगर वो क्लास के वातावरण पर ठीक तरीके से ध्यान दे, तो बच्चे का जो अधिगम है वो बस केवल विकसित होता चला जाएगा। मतलब कि पॉजिटिव चेंजेस, पॉजिटिव बदलाव ही बच्चे में हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए हम समझ लेते हैं कि डाइवर्सिटी होती क्या है, विविधता होती क्या है, किस किस आधार पर विविधताएं या फिर विभिन्नताएं बच्चों में हो सकती है। जो आपका डाइवर्सिटी है वो लैटिन वर्ड डाइवर्सिस से लिया गया है। लैटिन वर्ड डाइवर्सिस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है, जो क्या इंडिकेट करता है, डिफरेंसेस।
डिफरेंसेस। डाइवर्सिटी लैटिन वर्ड डाइवर्सिस से लिया गया है, जो क्या इंडिकेट करता है, डिफरेंसेस को इंडिकेट करता है। अब डिफरेंसेस किस किस चीज के बेसिस पे हो सकते हैं? पहली चीज कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हो सकती है, मतलब कि विशेषताओं के आधार पर डिफरेंसेस हो सकते हैं, विशेषताओं के आधार पर डिफरेंसेस हो सकते हैं, क्वालिटीज के बेसिस पर हो सकती हैं, एबिलिटीज के बेसिस पर हो सकती है विभिन्नताएं, ठीक है। और बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनके बेसिस पर बच्चों में या व्यक्तियों में विभिन्नताएं पाई जा सकती है, विभिन्नताएं हो सकती हैं, ठीक है। तो ये तो अगर हम नॉर्मल टर्म में बात करें, अगर सोशल टर्म में बात करें कि डाइवर्सिटी विविधता का मतलब क्या होता है, तो नॉर्मल टर्म में डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप लोगों का, एक पर्टिकुलर ग्रुप दूसरे लोगों के ग्रुप से काफी सारी चीजों में अलग है। इनके कल्चर अलग हैं, इनके त्योहार अलग हैं, इनके रीति रिवाज अलग हैं, इनके स्क्रिप्चर्स अलग हैं, इनका कलर अलग है, इनके जो वर्क वगैरह होते हैं, जो इनके काम होते हैं समाज में, वो अलग हैं। तो इन सब चीजों के आधार पर जो कॉमन क्वालिटी रखते हैं एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के लोगों से जब डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसी को डाइवर्सिटी या फिर इसी को विविधता कही जाती है। और ये जो पर्टिकुलर ग्रुप होगा उसमें कुछ ना कुछ कॉमन क्वालिटीज देखने के लिए मिलेंगी, जिसके आधार पर इनको दूसरे ग्रुप से अलग किया गया है। तो ये कुछ मतलब कह सकते हैं कि इस तरीके से विविधता जो है वो लोगों में पाई जाती है। एक ग्रुप जो होता है वो किसी दूसरी चीज को फॉलो करता है, उनका हर चीज का तरीका अलग होता है, और दूसरा ग्रुप उन्हीं चीजों को दूसरी तरीके से करता है, उनका हर चीज को करने का तरीका अलग होता है। तो इन सब चीजों के आधार पर विविधताएं होती हैं सामाजिक तौर पर देखें तो। अगर हम एजुकेशनल वे में देखें, अगर शैक्षणिक विषय में देखें, एजुकेशनल में देखें या फिर शिक्षा के क्षेत्र में देखें, तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? जो डिफरेंसेस हैं या फिर जो विभिन्नताएं होती हैं उनको पहली चीज तो स्वीकार करना, और दूसरा विभिन्नताओं का सम्मान करना। अगर एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर शैक्षिक दृष्टिकोण से देखें, तो विविधता जो होती है, विभिन्नताएं जो होती हैं, मतलब जो डाइवर्सिटी है वो क्या होती है? जो विभिन्नताएं लोगों में पाई जाती हैं, उन विभिन्नताओं का पहली चीज एक्सेप्टेंस, एक्नॉलेज करना, उनको स्वीकार करना, और दूसरी चीज उनकी जैसी भी चीजें हैं, जो भी विभिन्नताएं हैं उनकी, उन सब चीजों को सम्मान देना, ना कि उनको नीचा दिखाना या फिर उनको क्लास से बाहर कर देना। तो बच्चों, हम जब विविधता पढ़ रहे हैं एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, मतलब कि हम बच्चों के बारे में पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो स्टूडेंट्स में डिफरेंसेस पाए जाते हैं उन डिफरेंसेस को स्वीकार करना, और स्वीकार करने के बाद उनका सम्मान भी करना। तो ये पहली चीज होती है डाइवर्सिटी का मतलब। दूसरी चीज, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो डाइवर्सिटी है वो किस चीज का रिप्रेजेंटेशन करती है, किस चीज का प्रतिनिधित्व करती है? कि जो डिफरेंसेस होते हैं वो हमको ब्रॉड वे में आइडियाज देते हैं और इनिशिएटिव्स देते हैं, जिसका यूज करके हम क्लास के इन्वायरमेंट को और ज्यादा बेटर बना सकते हैं। ये क्या किस चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं? कि अलग अलग अगर विभिन्नताएं हैं लोगों में, तो मतलब कि हमको अलग अलग चीज के बारे में पता चल रहा है, उन अलग अलग चीजों का यूज करके, उन आइडियाज को यूज करके उसको इनिशिएटिव्स के फॉर्म में लेंगे और क्लास में उस हिसाब से वातावरण क्रिएट करेंगे, जिससे कि बच्चा जो है वो मल्टी कल्चरल सोसाइटी के लिए तैयार हो सके। क्योंकि वो जिस समाज में रह रहा है उसमें अलग अलग तरीके के लोग हैं, सबका कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, भाषा अलग है, सब कुछ अलग है। तो फिर लोग उसका सम्मान करें, उनको समाज में तो वैसे ही रहना है, इन्हीं लोगों के बीच में रहना है। तो अगर उनके अंदर एक दूसरे की भाषा का, एक दूसरे के कल्चर का, एक दूसरे के रिलीजन का, एक दूसरे के एजुकेशन का सम्मान करना नहीं आएगा, तो एक अच्छा समाज नहीं बन पाएगा। जब अच्छा समाज नहीं बन पाएगा तो अच्छे नेशन का भी निर्माण नहीं हो सकता है। इस वजह से जो विविधता है वो ब्रॉड रेंज है आइडियाज की और इनिशिएटिव्स के, जिसका यूज करके क्लासरूम को और ज्यादा बेटर बनाया जा सकता है। तो क्या करना चाहिए? अगर हमको पता है कि इस विभिन्नता वाला बच्चा क्लास में रह रहा है, या फिर कुछ 80% बच्चे एक क्वालिटी, एक कैरेक्टरिस्टिक, एक कल्चर और एक बैकग्राउंड से आ रहे हैं,
20% बच्चे दूसरे बैकग्राउंड से आ रहे, चाहे वो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो, चाहे उनका कल्चरल बैकग्राउंड है, रिलीजियस बैकग्राउंड है, कैसा भी। तो टीचर का काम क्या होता है कि सबसे पहले उनके जो डिफरेंसेस है उनको पहचानने के बाद जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को बढ़ावा दें, और बढ़ावा देने के अलावा उनके उस डिफरेंस के प्रति संवेदनशील रहें। मतलब कि संवेदनशीलता खुद में भी विकसित करें और बाकी बच्चों से भी विकसित करवाएं, उनमें भी डेवलप करवाएं, जिससे कि बाकी बच्चों को सम्मान की दृष्टि से देखने को मिले, या फिर उनकी डिग्निटी जो है, आत्मसम्मान जो है वो कायम रहे। ठीक है, इस चीज के लिए बहुत जरूरी है कि बच्चों में फॉस्टरिंग या फिर डेवलप किया जाए सेंसिटिविटी। ठीक है, किस किस चीज के आधार पर बच्चों में डाइवर्सिटीज या फिर विविधता पाई जा सकती है? संस्कृति के आधार पर होती है, सांस्कृतिक विभिन्नता पाई जाती है, लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस होते हैं, भाषा का जो क्या नाम है विभिन्नताएं हैं, भाषाई विभिन्नताएं हो सकती है। हमारे देश में तो सबसे ज्यादा भाषा की विभिन्नता पाई जाती है और सबसे ज्यादा भाषा को लेकर के एकता भी पाई जाती है, क्योंकि हर एक जगह पर अलग अलग भाषा यूज की जाती है, उसके बावजूद हर एक भाषा का सम्मान किया जाता है। भाई आजकल इन सब चीजों को लेकर के बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये इसी वजह से है क्योंकि उनको एजुकेशन इस तरीके से नहीं दी गई कि हर किसी की भाषा का सम्मान करना चाहिए, हर किसी के गौरव का सम्मान करना चाहिए, हर किसी के कल्चर का सम्मान करना चाहिए। तो जो लोग भी इस भाषा को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं या फिर लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि वो किसी भी तरीके से एजुकेशन उन्होंने नहीं ली हुई है, उन्होंने डिग्रियां हासिल कर ली हैं लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में किसी तरीके की कोई शिक्षा उन्होंने नहीं पाई है। तो पढ़ाने का इसी वजह से उद्देश्य ये होता है कि आप एक दूसरे की भाषा का सम्मान करो, जेंडर का सम्मान करो, चाहे मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, हर किसी को सम्मान, हर किसी को वैल्यू मिलनी चाहिए। संज्ञानात्मक स्तर पे कोई बच्चे जो होते हैं बहुत ज्यादा हाई आईक्यू के होते हैं, कुछ होते हैं जो लो आईक्यू के होते हैं, तो सबको सम्मान करना चाहिए, सबको प्रॉपर चांस मिलना चाहिए हर एक चीज में पार्टिसिपेट करने का। सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड सबका अलग होता है, सामाजिक आर्थिक स्थिति सबकी अलग होती है, रिलीजियस वे में या फिर धार्मिक स्तर पर लोगों में विभिन्नताएं पाई जा सकती हैं, योग्यता के आधार पर लोगों में विभिन्नताएं पाई जा सकती हैं। यही जो एबिलिटी बेस्ड है, इसी में कुछ बच्चे जो होते हैं वो फिजिकल, मेंटल या सेंसरी, इन तीनों ही स्तर पर कुछ लोग जो नॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं उनको करने में सक्षम नहीं होते हैं, जो नॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, जो नॉर्मल गतिविधियां होती हैं उनको करने में अक्षम होते हैं, या फिर उनकी क्षमता नहीं होती है या फिर कम क्षमता होती है। तो ऐसे बच्चों का भी सम्मान करना चाहिए और ऐसे बच्चों के अनुसार भी क्लास का वातावरण जो है वो रखना चाहिए। ये हो गया आपका डाइवर्सिटी। अब समझ लेते हैं डिसेबिलिटी क्या होती है। अब डिसेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि डिसेबिलिटी या फिर दिव्यांगता क्या होती है। डिसेबिलिटी नाम से ही समझ में आ रहा है, दो वर्ड से मिलकर बना है, डिस प्लस एबिलिटी। मतलब कि किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने में, किसी पर्टिकुलर गतिविधि को करने में जो अक्षमता होती है उसी को डिसेबिलिटी कहते हैं। क्यों? एबिलिटी मतलब हुआ क्षमता, किसी भी एक्टिविटीज या फिर परफॉर्मेंस, किसी भी टास्क, इन सब चीज को करने की जो योग्यताएं या क्षमताएं होती है वो हो गई आपकी एबिलिटी। डिस जो है वो एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव सफिक्स है जो कि ना के लिए यूज किया जाता है या फिर आ के लिए यूज किया जाता है, तो ये हो गई क्षमता। और अगर इसमें डिस जुड़ गया तो इसका मतलब हो गया अक्षमता। मतलब कि किसी भी कार्य को, किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी चीज को परफॉर्म करने की जो अक्षमता होती है उसी को डिसेबिलिटी कहा जाता है। हिंदी में इसको दिव्यांगता बोलते हैं। ठीक है, अगर डेफिनेशन के फॉर्म में समझे तो क्या होता है, फिजिकल, मेंटल या सेंसरी कंडीशन, एक ऐसी शारीरिक, मानसिक या संवेदी स्थिति जो कि किसी भी व्यक्ति को मूवमेंट से रिलेटेड, इंद्रियों से रिलेटेड या फिर गतिविधियों से रिलेटेड चीजों में सीमित कर देती है। शरीर से रिलेटेड ऐसी कोई स्थिति, शरीर के ऑर्गन का, स्ट्रक्चर का, शेप का, इन सब को लेकर के किसी तरीके की कोई स्थिति, या फिर मानसिक चीज से रिलेटेड आपके नर्वस सिस्टम में दिक्कत हो या फिर नर्वस सेल्स में कोई दिक्कत हो, इन सब चीजों में मानसिक रूप से किसी तरीके की कोई स्थिति, या फिर आपके सेंसेस की कुछ ऐसी मतलब स्थिति जिसमें कि आप, सेंसेस मतलब क्या होता है कि
आपको कोई भी चीज का जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, अगर ठंडी कोई चीज है या फिर गर्म कोई चीज है या फिर आप कैसे चल रहे हो, कॉन्शियस रहना, चेतना में रहना, ये सब चीजें सेंसेस के थ्रू ही पॉसिबल है। लेकिन शरीर, मन और इंद्रियां, इन तीनों चीजों की स्थिति की वजह से कुछ ऐसी कंडीशन हो आपके शरीर की या फिर आपके मन की या फिर आपके इंद्रियों की, जिसकी वजह से आप कुछ चीजें हैं, कुछ एक्टिविटीज हैं जिसको आप नहीं कर पा रहे हो, उन एक्टिविटीज के बेसिस पर आप सीमित हो। जो नॉर्मल इंसान जो कुछ काम को कर सकता है या कोई चीज जो ज्यादा पॉपुलेशन है, 90% पॉपुलेशन किसी काम को अगर कर पा रही है और वही जो 10% पॉपुलेशन है नहीं कर पा रही है, तो इसका मतलब है कि जो नॉर्मल डेली एक्टिविटीज वगैरह होती हैं या फिर जो नॉर्मल मूवमेंट्स होते हैं, नॉर्मल सेंसेस वाली चीजें होती हैं, जो नॉर्मली 90% लोग कर पा रहे हैं और कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग क्या हुए, दिव्यांग या फिर डिसेबल हुए। डिसेबल का मतलब यहाँ पे पॉजिटिवली ही लेंगे कि डिसेबिलिटी मतलब कि नेचुरली या फिर हेरिडिटी की वजह से कुछ चीजें आपको जीन्स के फॉर्म में मिल गई है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, या फिर आपको जिसकी वजह से मूवमेंट वगैरह में या फिर कोई गतिविधि वगैरह करने में दिक्कतें आ रही हैं, तो यही होती है डिसेबिलिटी। ठीक है, अलग अलग टाइप की डिसेबिलिटीज होती हैं। नॉर्मली अगर WHO की बात करें तो उसने 3 टाइप की डिसेबिलिटी को माना है, 3 तरीके की डिसेबिलिटी को माना है। पहला उनके हिसाब से है इम्पेयरमेंट, हानि। इम्पेयरमेंट का मतलब क्या हुआ, बॉडी के शेप में, स्ट्रक्चर में या फिर किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में किसी तरीके की कोई कमी हो हेरिडिटी की वजह से और उसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं लाया जा सकता है, तो वो आपका होता है इम्पेयरमेंट। मतलब कि कुछ नॉर्मली इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह का यूज करके आप इन इम्पेयरमेंट्स को दूर कर सकते हो। इम्पेयरमेंट में ये होता है कि भले आपको वो चीज हेरिडिटी से मिली है, भले आपको आनुवंशिकता से वो चीज मिली है, लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं, डॉक्टर की हेल्प से कुछ ऐसा करवा करके आप इन इम्पेयरमेंट्स के बावजूद एक प्रॉपर इंसान की तरह बिहेव कर सकते हो, नॉर्मल इंसान की तरह रह सकते हो। दूसरा इनके हिसाब से क्या है, डिसेबिलिटीज। ये आपका कोई पर्टिकुलर किसी परफॉर्मेंस या फिर किसी टास्क या फिर किसी एक्टिविटी को आप नहीं कर पा रहे हो फिजिकल रूप से, तो फिर वो आपका आता है डिसेबिलिटी में। और तीसरा आता है हैंडीकैप। हैंडीकैप मतलब होता है पर्टिकुलर किसी ऑर्गन का पूरी ही तरीके से काम ना करना, जिसकी वजह से आप उसको बिल्कुल ही ट्रीटमेंट उसका नहीं किया जा सकता है, तो वो होता है हैंडीकैप। ये 3 चीजें होती हैं जो WHO ने अपने हिसाब से डिसेबिलिटी में माना है। इन 3 चीजों को डिसेबिलिटी उनके हिसाब से माना जाता है। वैसे अगर बात करें तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है, मतलब कि चलने फिरने में जो दिक्कत होती है वो होता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। देखने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो विजुअल इम्पेयरमेंट, अगर सुनने में दिक्कत है तो वो हियरिंग इम्पेयरमेंट, अगर आपको बौद्धिक कोई अक्षमता है तो फिर वो आपकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आएगी। शिक्षा से रिलेटेड या फिर अधिगम से रिलेटेड जो डिसेबिलिटीज होती हैं उनको लर्निंग डिसेबिलिटीज बोलते हैं। किसी को लिखने में दिक्कत आती है, किसी को भाषा में दिक्कत आती है, किसी को कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है, इन सब चीजों के आधार पर जो डिसेबिलिटीज होती हैं उनको लर्निंग डिसेबिलिटीज कहते हैं। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक जो आपका डिस्पेजिया है, डिसलेक्सिया है, ये सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होती है। और लास्ट है आपका ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये आत्म केंद्रित विकार होता है, आत्म केंद्रित विकार होता है, आत्म केंद्रित विकार होता है। ठीक है, देखिए जो नॉर्मल डिसेबिलिटीज हैं ये अगर हम मेडिकल टर्म में देखें तो ये शरीर की कुछ ऐसी अक्षमताएं हैं जिसको कि ट्रीटमेंट की जरूरत होती है डॉक्टर के हिसाब से। लेकिन अगर सोसाइटी में देखें तो डिसेबिलिटीज वैसे भले इंसान किसी तरीके से अपना काम चला ले या फिर काम कर ले, लेकिन समाज के लोग उसको इस दृष्टि से देखते हैं या फिर उसको इतना ज्यादा एक किनारे बाई साइड कर देते हैं जिसकी वजह से वो और ज्यादा अपने आप को डिसेबल समझता है। और जहां पर जो चीजें वो परफेक्ट तरीके से कर भी सकता है उन डिसेबिलिटीज के बावजूद वो भी नहीं कर पाता है, वो समाज की वजह से, क्योंकि समाज उसको जो नॉर्मल काम होते हैं, नॉर्मल चीजें होती है उसमें उनको इंक्लूड नहीं करता है। तो ये स्कूल का काम है कि बच्चों को सिखाना कि ये लोग
जो नॉर्मल एजुकेशन होती है उन सब में बच्चों के, नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ने के योग्य होते हैं। इनमें भी बहुत सारी बौद्धिक क्षमताएं पाई जाती हैं जिनका यूज करके वो प्रॉपर जो एजुकेशन है या फिर प्रॉपर करियर है या फिर जो भी डेवलपमेंट है वो सब कर सकते हैं। तो इसी वजह से एक आपका टर्म आता है इंक्लूजन। तो समावेशन क्या होता है, इसकी अवधारणा को समझ लेते हैं। समावेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, समावेशन की अवधारणा क्या है। सबसे पहले एजुकेशन में मतलब कि समावेशन का जो की पॉइंट होता है, की वर्ड होता है, वो होता है एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। हर एक बच्चे को शिक्षा दी जाए, चाहे उसकी फिजिकल कंडीशन कैसी हो, चाहे उसकी इंटेलेक्चुअल कंडीशन कैसी हो, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, इमोशनल, संवैधानिक या फिर भाषाई या फिर कोई भी कंडीशन, कैसी भी स्थिति हो, किसी भी तरीके का बच्चा हो, हर एक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, हर एक बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। और दूसरी चीज, हर एक बच्चे को शिक्षा नॉर्मल बच्चों के साथ मिलनी चाहिए, क्योंकि जब इस तरीके से किया जाता है कि जो बच्चे फिजिकली, इंटेलेक्चुअली या फिर किसी भी तरीके से थोड़ा उनकी कंडीशन सही नहीं है, वो प्रॉपर इन सब चीज़ों में ठीक नहीं है, तो फिर उनको क्या किया जाता है, उनके लिए अलग से क्लास या फिर अलग से स्कूल बनाया जाता है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको लगता है कि ये लोग ऐसे हैं जिनके साथ उठना बैठना नहीं चाहिए, इनको साइड करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, इन बच्चों को इंटेलेक्चुअली इन बच्चों का जो इमोशनली है वो बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाते हैं, जिनकी वजह से जो चीज़ें ये बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस कर सकते हैं उसमें भी नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज़, जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको इन बच्चों के प्रति संवेदनशीलता नहीं रह जाती है, सहयोग वगैरह ये करना चाहते हैं तो फिर नहीं करते, क्योंकि उनको स्कूल ऐसा दिया गया है, उनको ऐसा सिखाया गया कि ये बच्चे अलग हैं, इनमें कुछ कमियां हैं या फिर ये कुछ ऐसे हैं जिनके साथ उठना बैठना नहीं चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, एक ऐसा समाज तैयार करती हैं बिल्कुल जो संवेदनशील, मतलब संवेदनहीन होता है, बिल्कुल ही उनके अंदर सेंसेशंस नहीं होती हैं दूसरों की चीज़ों को समझने में, दूसरों के साथ इम्पैथेटिक होने में। तो क्या किया जाता है, इसीलिए इंक्लूजन स्टार्ट किया गया, समावेशन स्टार्ट किया गया कि किसी भी तरीके की कोई भी कंडीशन वाला बच्चा हो, हर एक बच्चे को नॉर्मल बच्चे के साथ शिक्षा देनी है और हर एक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, तो ये इंक्लूजन या समावेशन का मतलब होता है। किन किन प्रिंसिपल्स पे ये काम करता है, कौन कौन सिद्धांतों पे काम करता है। पहली चीज, उनको समानता मत दो, उनको समान अवसर दो। ठीक है, समानता तो ठीक है होनी ही चाहिए, क्योंकि समानता अगर होगी तो फिर उनको समाज में प्रॉपर तरीके से उनको किसी तरीके का कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस, मेंटल डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो समानता तो छोड़िए, वो तो एक नॉर्मल चीज़ है, वो तो मिलनी ही मिलनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा उनको इक्विटी मिलनी चाहिए, मतलब कि उनको समान अवसर मिलना चाहिए। जैसे नॉर्मल बच्चों को हर एक चीज़ में, हर एक जगह पे पार्टिसिपेट करने का, अप्लाई करने का या फिर वहाँ पे काम करने का मौका मिलता है, वैसे ही डिसेबल्ड बच्चों को भी मिलना चाहिए, चाहे वो इम्पेयर्ड हो, डिसेबल्ड हो या फिर हैंडीकैप्ड हो। ठीक है, तो समानता के ऊपर समान अवसर को चुना जाता है समावेशन में। दूसरा, उनके पार्टिसिपेशन में, जहां जहां वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जहां जहां पर वो भागीदारी करना चाहते हैं, वहां पे किसी तरीके का अगर कोई बैरियर आ रहा है, किसी तरीके की कोई बाधा आ रही है, तो उसको हटाया जाए। उसको हटाने का काम होता है टीचर, प्रिंसिपल और स्कूल का। तो इस चीज पर ध्यान दें, इस चीज के सिद्धांत पर इंक्लूजन काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हर एक बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, इन सब चीजों के बेसिस पर तो उनको इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट, व्यक्तिगत सहायता मिलनी चाहिए। ठीक है, पेयर एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए अगर उनको बाकी बच्चों के साथ में पढ़ाया, क्योंकि बच्चों में बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता होती है, अगर उसको ठीक तरीके से यूज किया जाए तो एक अच्छा और एक मानवतापूर्ण समाज तैयार किया जा सकता है। लेकिन अगर बचपन से ही उनको ये सिखाया जाएगा कि ये तो अलग होते हैं या फिर ये इनके साथ उठना बैठना नहीं है, तो फिर उनके अंदर कहाँ से एक्सेप्टेंस आएगी। तो इंक्लूजन का एक सिद्धांत ये भी होता है कि बच्चे को इस तरीके से आप एजुकेशन दो, इस तरीके से सिखाओ जिससे कि उनको पीयर एक्सेप्टेंस मिले, बाकी बच्चों से उनको सपोर्ट मिले, बाकी बच्चों से उनको स्वीकृति मिले, उनको ये एहसास ना हो कि ये कुछ डिफरेंट है या फिर ये एक ऐसे इंसान है जिनको किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। और इससे एक और सिद्धांत आता है कि बच्चों में पीयर जो सेंसिटिविटी है, संवेदनशीलता है, ऐसे बच्चों के लिए, डिसेबल्ड बच्चों के लिए वो बढ़ेगी, जिससे कि जो डिसेबल्ड बच्चा है वो और बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस कर पाएगा। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे जिनके बेसिस पर ये जो समावेशन है वो काम करता है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि बच्चों के लिए बैरियर फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स तैयार करने चाहिए, स्कूल का काम है।
बैरियर फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें जिससे कि प्रॉपर तरीके से उनका आना जाना है, ऊपर चढ़ना, नीचे आना, कहीं भी आना जाना है, प्लेग्राउंड में खेलना है, तो हर चीज का वो प्रॉपर यूज कर पाए। तो बैरियर फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाओ, फ्लेक्सिबल करिकुलम रखो, लचीला पाठ्यक्रम रहेगा तो जहाँ पर उनको जो चीज़ सीखनी है, पढ़नी है, वो आसानी से सीख पाएंगे। जो भी एजुकेशनल चीज़ें उन सबको ब्रेल लिपि में अवेलेबल कराओ, जिससे कि हर एक बच्चा हर एक चीज़ को जानना हो अगर उसको, तो उसको ये ना हो कि हाँ मैं इसको नहीं पढ़ सकता या फिर इसको मैं नहीं जान सकता। ठीक है, तो ये सब कुछ तरीके हैं जिनकी हेल्प से बच्चे को इंक्लूजन कराया जा सकता है और अच्छी और प्रॉपर शिक्षा नॉर्मल एबनॉर्मल हर तरीके के बच्चों को साथ में दी जा सकती है। तो ये आपका था इंक्लूजन। आज की क्लास में हमने डिसेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझा, इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट समझा, डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट समझा, प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं इंक्लूजन के ये समझा। तो ये हमारी आज की क्लास यहीं पर थी। अब नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज आपका स्टार्ट करवाऊंगी, या फिर इंक्लूजन के ही कुछ ऐसे टॉपिक्स अभी आपके बचे हुए हैं कि क्या क्या चीजें अप्लाई करनी चाहिए बच्चों का इंक्लूजन करने के लिए, उसको देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।